नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए रायशुमारी। मरवाही रैली में पत्नी और बेटे समेत कई कांग्रेस विधायकों के समर्थन का दावा। राज्यसभा चुनाव में जोड़ तोड़ से कांग्रेस का इनकार। चुनाव आयोग से मुलाकात कर कर्नाटक में तय समय पर चुनाव कराने की मांग। बीजेपी ने कहा कांग्रेस बेनकाब। स्विस बैंकों में जमा काले धन का पता लगाने में मदद करेगी स्विट्जरलैंड सरकार। राष्ट्रपति स्नेडर का प्रधानमंत्री मोदी को एनएसजी सदस्यता के समर्थन का वादा। प्रधानमंत्री वॉशिंगटन रवाना। जवाहर बाग हिंसा के बाद मथुरा के डीएम और एसएसपी पर गिरी गाज। गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में यूपी पुलिस का राजनीतिक साजिश से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। डूबे कर्ज से निपटने के लिए बैंकों की आर्थिक मदद करेगी केंद्र सरकार। तिमाही बैठक में बैंकों को मजबूत बनाने पर वित्त मंत्री का जोर। स्टैंड अप इंडिया मुद्रा योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा। और सबसे पहले आज की पहली खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने में वो जुट गए हैं। आज मरवाही में रैली कर उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई और नई पार्टी बनाने को लेकर घोषणा पत्र जारी किया। वो जल्द ही पार्टी के नाम का औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सोमवार को मरवाही विधानसभा क्षेत्र के कोटमी कला में सभा की। इसमें उन्होंने नई पार्टी बनाने को लेकर कोटमी घोषणा पत्र जारी किया। समर्थकों को संबोधित करते हुए अजीत जोगी ने साफ किया कि वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी। इस सभा में पूरे राज्य से जोगी समर्थक पहुंचे। रैली में कुछ मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। इसमें पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे, विधान मिश्रा और पूर्व विधायक परेश बाग बेहरा, बिल्हा के विधायक सियाराम कौशिक और पूर्व विधायक धर्मजीत सिंह शामिल हैं। इस मौके पर अजीत जोगी ने राज्य की बीजेपी सरकार और कांग्रेस दोनों की जमकर आलोचना की। हालांकि अभी उन्होंने पार्टी के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। बेटे अमित के कांग्रेस से निष्कासन के बाद बने हालात में अजीत जोगी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उनके इस फैसले का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ सकता है। जोगी का दावा है कि वो कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। मरवाही और कोंटा समेत अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में उनकी अच्छी धाक है। ऐसे में उनकी कोशिश राज्य में तीसरा विकल्प बनाने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा, जो भी उनको सही लगता है भविष्य में वो करें। हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप पार्टी के साथ अगर हैं, पार्टी की तरफ वफादारी है, तो आपको पार्टी के साथ या पार्टी के आंतरिक स्तर पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर अपना आप विरोध प्रकट कर सकते हैं। बाकी उनके हाथ की बात है, मैं क्या कहूँ उसमें। तो छत्तीसगढ़ में ये जो नए राजनीतिक समीकरण उभर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जयशंकर गुप्त साहब मौजूद हैं, जो कि कार्यकारी संपादक हैं देशबंधु अखबार के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कांग्रेस का रिएक्शन हमने देखा अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लग रही है। इस मुद्दे को लेकर हल्के में एक तरह से ले रही है, लेकिन क्या मायने हैं अजीत जोगी के पार्टी छोड़ने के और ये जो नई पार्टी बन रही है? देखिए, कांग्रेस में रहते हुए भी एक तरह से समानांतर कांग्रेस चला रहे थे अजीत जोगी, और मतलब वो उस तरह के राजनीतिज्ञों में से हैं जो एको अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब मैं हूँ
इसके अलावा कोई और नहीं है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बीबी है। तो उस तरह की राजनीति चला रहे थे वो। और कांग्रेस में जनाधार वाले नेता तो वही थे, पहले मुख्यमंत्री भी थे। जब पहली बार छत्तीसगढ़ बना था तो पहले मुख्यमंत्री वही उन्हीं को बनाया गया था, चूंकि गांधी परिवार से उनकी करीबी थी, काफ़ी करीबी थी, उसका लाभ उनको मिला था। लेकिन अब इसके बारे में ये भी है कि बहुत सारी सीटें उनके कारण लोग जीतते हैं और बहुत सारी सीटें कांग्रेस के लोग उनके कारण हारते हैं। अच्छा। ये समीकरण भी चलता रहा। और ख़ास तौर से पिछले दिनों जो आया, जो कैसेट, ऑडियो कैसेट आया, जो उम्मीदवार की खरीद फरोख्त और बेचने की बात जो आई, तो उसको तो कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चाहे आप देखिए, ये ब्लू आइट बॉय माने जाते थे सोनिया गांधी दरबार में। ये अजीत जोगी और उनके बेटे, बताया तो ये भी जाता है, जोगी जी खुद भी कहते हैं कि अमित जोगी का राहुल गांधी से बहुत बढ़िया संबंध है। तो लेकिन जब इस तरह की बात आई तो उनको पार्टी से निकालने में कोई देर नहीं लगी। और ये चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी रहे हैं अजीत जोगी, तो इनके बारे में भी डिसिप्लिन कमेटी तो है, ये उसके पास तो मामला था ही। लेकिन हमको लगता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये चाहता होगा कि इनको निकाला जाए, उससे बढ़िया है कि ये रास्ता अपना ही चुन लें। दोनों कहते रहे हैं कि हमारा असली आधार है, तो अब दोनों को मौका मिल गया। अब अजीत जोगी अलग पार्टी बना लेंगे। अभी आज उन्होंने घोषित नहीं किया है, लेकिन इसके बाद ये करेंगे क्या कि ये पूरे राज्य का दौरा करेंगे। अच्छा। अपने समर्थकों की बैठकें बुलाएंगे। उनके बेटे ने शुरू कर दी है शायद। कर दी है, तो उस तरह की उनसे रायशुमारी कराएंगे, लोगों से लाए लेंगे। हालांकि सब कुछ तय हो चुका है, पार्टी का नाम वाम सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन एक दिखाने के लिए, लोकतंत्र की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो दिखाने के लिए वो सब मीटिंगें करेंगे, बैठकें करेंगे, उसमें रायशुमारी के बाद एक दिन तय करेंगे। हो सकता है 15 अगस्त के आसपास कुछ घोषणा करें कि हाँ, हम नई पार्टी अभी आ रही है और हमारा ये घोषणा पत्र होगा। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, मतलब कांग्रेस में रहते हुए। अजीत जोगी आरोप लगाते रहे कि भूपेश बघेल और जो टी.एस. सिंहदेव हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये लोग रमन सिंह की बी टीम का काम करते हैं। कांग्रेस को लोग आरोप लगाते रहे कि अजीत जोगी उनके 13वें मंत्री हैं, जैसे कभी महेंद्र कर्मा के बारे में कहा जाता था, तो उसी तरह कहा जाता। ये लोग आरोप लगाते रहे हैं कि ये अजीत जोगी उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं, उनका बाकायदे बंदोबस्त रमन सिंह की सरकार देखती है। तो इस तरह के आरोप तो लगते रहे लगातार एक दूसरे पर। अब दोनों को साबित करना होगा कि नहीं, वो गलत हैं, हम सही हैं। लेकिन सर, कांग्रेस के लिए बीते 4-5 विधानसभा चुनाव जिस तरह से शिकस्त का सामना किया, छत्तीसगढ़ में तो चलिए अभी 2 साल हैं वहाँ के विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन इस बार जैसी नेक टू नेक फाइट थी, सुबह लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी और शाम तक आते आते अचानक से बीजेपी ने बढ़त बना ली। एक संभावना लग रही थी। नहीं, आप देखो लोकसभा, दीपक जी, लोकसभा चुनाव में भी यही लगा। वहाँ पे जिस तरह से बहुत कम मतों के मार्जिन से हार जीत हुई और मतलब भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही। हाँ, बिल्कुल। उसका परिलक्षण दिखाई दिया विधानसभा के चुनाव में। तो उसमें वही बात उभर के आई कि अगर अजीत जोगी और कांग्रेस का नेतृत्व, स्थापित नेतृत्व जो है, अगर दोनों एकजुट होकर के लड़े होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। अगर उम्मीदवारों को कमजोर उम्मीदवार देना है, पैसे लेके बदलना है, ये सब बातें नहीं आती, तो शायद हो सकता है कि रमन सिंह की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता। लेकिन दूसरा ये है कि सबसे मजेदार बात है, जो हम कहते हैं ना कि जब अजीत जोगी आरोप लगाते हैं भूपेश बघेल पर और भूपेश बघेल लगाते हैं अजीत जोगी पर, लेकिन दोनों में से किसी ने भी रमन सिंह की सरकार के खिलाफ पिछले 5 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा इशू जो है मीडिया ने कभी कभार आ दिया, जो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले रमन सिंह की सरकार के उभर के आए हैं। अब क्या स्वरूप दिख रहा है? मानवाधिकार का हनन का मामला जो है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में उभर के आ रहा है। लेकिन कभी भी कांग्रेस का कोई भी तबका, चाहे अजीत जोगी का समर्थक धड़ा हो, चाहे स्थापित नेतृत्व का धड़ा हो, कोई भी कभी उसको हाईलाइट करने में या उसके खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करने में कभी कोई दिखाई नहीं कभी। तो सर, इसका क्या, जो पड़ोसी मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, दोनों की राजनीति कहते हैं कि समानांतर एक तरह से चलती है, एक दूसरे के उसमें चलती है, क्या अब लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति देखिएगा तो जो चुनाव परिणाम से ही तय करते हैं, तो उसमें शिवराज सिंह को बहुत लंबी बढ़त है, रमन सिंह को वो बढ़त नहीं थी। भाई, आज भी 38 विधायक हैं कांग्रेस के पास वहाँ। अब अजीत जोगी के साथ भी आज हमको लगता है कि दर्जन भर तो भूतपूर्व विधायक और कुछ मेयर वगैरह भी आए, संगठन में उनका प्रभाव था तो वो लोग भी आए, 1-2 निवर्तमान विधायक भी थे साथ में। हालांकि वो छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। सुना तो ये भी जा रहा है कि उनकी पत्नी भी शायद इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। नहीं, मैंने कहीं पढ़ा कि अजीत जोगी खुद कह रहे हैं कि आप पार्टी मत छोड़िए, अभी 2 साल वहीं रहिए। हाँ, और जब चुनाव का वक्त आएगा उस वक्त आप मेरे पास। ये भी एक बात हो रही है कि भाई मेंबरशिप क्यों गंवाएंगे आप लोग, तो लेकिन अगर आपका इतना असर है तो आप वो लोग छोड़ दें पार्टी, वो विधायक का चुनाव लड़के उपचुनाव जीत जाएंगे, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक है, मतलब इसमें सबसे खुश तो रमन सिंह ही होंगे और भाजपा के लोग होंगे कि भाई एक सरदर्द जो है वो चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, थोड़ा दुख कम हुआ है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, वक्त निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत और स्विट्जरलैंड काला धन और कर चोरी रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान स्नीडर अम्मानन ने ये कहा है कि टैक्स चोरी रोकने में दोनों देशों ने खासी प्रगति की है। भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG की सदस्यता के समर्थन के लिए स्विट्जरलैंड का आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान स्नीडर अम्मानन की मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कर चोरी और काले धन का मुद्दा भी उठा। दोनों देशों ने कर चोरी से जुड़ी सूचनाओं के तेजी से आदान प्रदान की जरूरत बताई। The need for an early and expeditious exchange of information to bring to justice the tax offenders. An early start to negotiations on the agreement on automatic exchange of information would be important in this respect. जिनेवा में प्रधानमंत्री की मुलाकात कारोबारियों से भी हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं और उद्योग जगत को इसका फायदा उठाना चाहिए। बिलो 35 एज ग्रुप के लोग हो, वो दुनिया के वर्कफोर्स के रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। तो मैं भारत को उस रूप में तैयार करना चाहता हूँ। स्विट्जरलैंड की उसमें अपनी एक मास्टरी है, एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं इसको कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ उस बात में। प्रधानमंत्री ने सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का भी दौरा किया। यहाँ उनकी मुलाकात भारतीय वैज्ञानिकों और छात्रों से भी हुई। नरेंद्र मोदी ने सर्न में चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में विधायकों के जोड़तोड़ की कोशिश से इनकार किया है और चुनाव आयोग से तय समय में चुनाव कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि स्टिंग के सामने आने से कांग्रेस बेनकाब हो गई है। कर्नाटक में 11 जून को 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का स्टिंग सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की अगुवाई में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से सोमवार को मुलाकात की। उन्होंने चुनाव तय समय पर ही कराने की मांग की है। यहाँ से जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें ऐसे कहीं प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इसलिए ये अनुचित होगा कि झारखंड का उदाहरण देकर कर्नाटक में चुनाव राज्यसभा का निरस्त किया जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पार्टी पर लग रहे हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। It's only allegation ashte. There is no, see, to support the allegations, there are no documents at all. वहीं जनता दल सेक्युलर ने भी लालच देकर जोड़ तोड़ की कोशिश से इनकार किया है। I requested them, when I called them, the way in which this government is running here, if you are so interested to bring good governance. स्टिंग आने के बाद बीजेपी ने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव टालने की मांग की है। See, Congress has been exposed to the public. Being a ruling party in Karnataka, their activities, it is highly condemnable, and taking independent and other MLAs to some resorts certainly gives a very bad name to the state of Karnataka. हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में राज्यसभा चुनावों में धनबल के इस्तेमाल का मामला सामने आया था। कहा गया कि कांग्रेस और जेडीएस अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए निर्दलीय विधायकों को लालच दे रहे हैं। कर्नाटक में 11 जून को 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग होनी है। इसमें जयराम रमेश, ऑस्कर फर्नांडिस और केसी मूर्ति कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं निर्मला सीतारमण बीजेपी और बीएम फारूक जेडीएस के उम्मीदवार हैं। 225 सदस्यीय विधानसभा में हर उम्मीदवार को जीत के लिए 45 वोट चाहिए। ऐसे में कांग्रेस को तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए
13 विधायकों की जरूरत होगी। वहीं बीजेपी को 1 और जेडीएस को 5 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में सभी की निगाह निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों पर होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। मतदाताओं को लुभाने के लिए धन के इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं के बीच चुनाव आयोग सरकार से जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव की सिफारिश पर विचार कर रहा है, जिससे आयोग को कैश के बदले वोट के मामलों में सबूत मिलने पर चुनाव को रद्द करने का वैधानिक अधिकार मिले। अभी आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अधिकार हैं कि वो धन के इस्तेमाल की साक्ष्य मिलने पर चुनाव रद्द और टाल सकता है, लेकिन आयोग अब इसे जनप्रतिनिधित्व कानून में शामिल कराना चाहता है, जिसमें अभी मतदाताओं को धमकाने और बूथ कैप्चरिंग के आधार पर चुनाव रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग इस बारे में कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा। वहीं कानून मंत्री का कहना है कि इस बारे में विधि आयोग का प्रस्ताव लंबित है। We referred the matter to the Law Commission of India. They have already given 2 reports. The 2 Law Commission reports, as far as electoral reforms are concerned, those are before us. We have already formed a small committee to look into the matter. As soon as the committee gives the report to us, we are going to have some amendments to the Representation of People's Act, and we want to bring some stringent rules as far as electoral reforms are concerned. पुदुचेरी में आज मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने कार्यभार संभाल लिया। उनके अलावा 5 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पुदुचेरी में कांग्रेस विधायक दल के नेता वी नारायण सामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल किरण बेदी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे नारायण सामी एन्नुम नान கடவுளின் பெயரால் உறுதி கூறுவதாவது वी नारायण सामी के अलावा 5 और विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनमें ए नमः शिवाय, एम कृष्णा राव, एम कंदासामी, शाहजहां और आर कमल कन्नड़ शामिल हैं। यूपीए 2 में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे 69 साल के नारायण सामी ने 16 मई को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। राज्य की 30 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 15 सीटें हासिल हुई थी, जबकि उसकी सहयोगी डीएमके को 2 सीटें मिली। एआईडीएमके के खाते में 4 सीटें गई हैं। वहीं एनआर कांग्रेस को 8 सीटों में संतोष करना पड़ा। निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। जवाहर बाग में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया। जवाहर बाग में पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प में 29 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंसा के पीछे राजनीतिक दखल से इनकार किया गया है। जांच रिपोर्ट में पुलिस की नाकामी को हिंसा की वजह बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इसलिए तत्काल वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी होना ज़रूरी है। इससे बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी। किस तरीके से एक पॉलिटिकल नेक्सस बन के इस तरीके की चीज़ें बनती हैं, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमने यही निवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुबह सुनवाई करेगा। हरियाणा में जाट आंदोलन का आज दूसरा दिन है। राज्य में फिलहाल शांति है। हालांकि 13 जिलों में जाट संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जाट समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार कानूनी कोशिशें कर रही है। प्रशासन को झज्जर और हिसार से सोशल मीडिया के दुरुपयोग की शिकायत भी मिली और कुछ जगहों पर मामले भी दर्ज किए गए हैं। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। उधर दिल्ली पुलिस ने भी सीमाई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जाटों को आरक्षण देने के आदेश पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। वो शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त हो गए हैं। जो मेमोरेंडम जिन्होंने देना था उन्होंने मेमोरेंडम दे दिए हैं। और जहाँ पे अभी भी धरने बरकरार हैं, मैं उनसे भी भाइयों से निवेदन करूँगा कि आपकी जो भी मांगे हैं राज्य सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोई भी सैनिक कॉलोनी नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज विधानसभा में इसका ऐलान किया। राज्य के अखबारों में आई रिपोर्ट के बाद आज ये मुद्दा विधानसभा में उठा। इस पर महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच तीखी बहस भी हुई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया हाउस गैर जरूरी मुद्दे उठाकर राज्य में शांति में खलल डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहते सैनिक कॉलोनी के लिए जमीन खोजने का निर्देश दिया गया था। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इसका खंडन किया और कहा कि यह आदेश पूर्व की पीडीपी सरकार का था। सैनिक कॉलोनी हमने कहा 2011 से बार कश्मीर में सैनिक कॉलोनी के लिए जमीन आइडेंटिफाई करने की बात हुई है। उमर साहब ने 4 मीटिंग्स खुद वो अटेंड की है। चारों बार उन्होंने डायरेक्शन दी आइडेंटिफाई होनी चाहिए लैंड।
मैंने कहा कि आपके गवर्नमेंट का ऑर्डर है आस्किंग फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड इन सैनिक कॉलोनी। अगर मेरे दौर का इस तरह का कोई ऑर्डर है आप निकाल के पेश करिए। मैंने कब कहा कि मैं उन मीटिंगों में हाजिर नहीं रहा। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के बैतूल में जल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। सरकारी और निजी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को 1 महीने की सजा या 200 रुपए के जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन नगर पालिका अब तक पानी का बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाई है और इसी के चलते लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। शहर में पेयजल सप्लाई करने वाले फिल्टर प्लांट में पानी खत्म हो गया है। प्लांट में गांव के कुओं से टैंकरों से पानी लाकर यहां डाला जा रहा है। राजस्थान का सीकर जिला इस वक्त भारी जल संकट और अकाल से जूझ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भयावह हैं। जिले का 80% इलाका डार्क जोन में चला गया है। खेती तबाह है और किसानों के चेहरों पर बेबसी झलक रही है। राजस्थान के सीकर जिले में कभी इलाके की सबसे बड़ी अनाज मंडी थी। यहाँ प्याज की खेती भी बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन आज ये इलाका डार्क जोन में है। सीकर जिले की 9 तहसीलों में करीब 27 लाख आबादी है। इसमें 77% लोग 1192 गांवों में रहते हैं, लेकिन पानी की कमी और सूखे की मार से लोग बेहाल हैं। पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि आए दिन पानी के लिए आंदोलन होते रहे हैं और पानी के लिए कोई भी स्थायी समाधान के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे। सीकर जिले की ये श्री माधोपुर तहसील है। यहाँ के 108 गांवों में रहने वाले लोगों की आजीविका खेती और पशुपालन से चलती है। इंसानों के साथ सूखे की मार जानवरों पर भी पड़ रही है। उनके लिए ना चारा है और ना ही पानी। लोग औने पौने दामों पर पशुओं को बेचने को मजबूर हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसमें तो टैंकर की व्यवस्था जो हमने करवाई है, टैंक जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। बट ये तो मतलब 1-2 महीने के लिए होता है और जहाँ पे पॉसिबल हो रहा है वहाँ पे जैसे सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे जल अभी MJSA में मुख्यमंत्री ने जितने भी चलाए हैं, इसे भी मतलब कि काफ़ी फर्ट हो रहा है, लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जिले का टोकड़ी गांव गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। 2011 में ये इलाका डार्क जोन में आ गया। 800 फुट पर भी पानी नहीं मिलता। ऊपर से फ्लोराइड की समस्या ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जिससे किसान वर्ग इतना प्रभावित हो गया है कि उसको पीने का पानी, जो पशु हैं जानवर हैं, उनको पानी भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सीकर जिला खेतीबाड़ी में हमेशा आगे रहा है, लेकिन जल संकट ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। किसान कुंभा लिफ्ट नहर से पानी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें समय पर मदद नहीं मिली तो वो पलायन को मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान का सीकर जिला भारी जल संकट और अकाल की चपेट में है। यहाँ का श्री माधोपुर तहसील काफ़ी अधिक संकट से जूझ रहा है। जानवरों की भी काफ़ी दिक्कतें हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, सीकर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों को पूरी आर्थिक मदद देने का भरोसा दिलाया है। इससे बैंक डूबते कर्ज की समस्या से उबर सकेंगे। आपको बताएं कि पिछले वित्त वर्ष में बैंकों को इस वजह से 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात की। इसमें बैंकों के डूबते कर्ज यानी NPA का मुद्दा छाया रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों की माली हालत उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है। बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में 1,40,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। उन्होंने कहा कि बैंकों की पूंजी जरूरतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Empowering the banks itself to function in an environment where on commercially prudent considerations they can deal with the situation. The government is fully committed to supporting the banks in this regard. बैठक में स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, उद्योगों को कर्ज और बैंकिंग सेक्टर की प्रगति की समीक्षा भी की गई। The progress of schemes under the financial inclusion, Stand Up India, Mudra, all these subjects were discussed. सरकारी बैंक घरेलू कर्ज की 70% जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में डूबते कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कारोबार में आसानी के मामले में भारत विकासशील देशों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 30 देशों की सूची में भारत 13 पायदान ऊपर आया है।
सूची में चीन पहले स्थान पर है। वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एफडीआई नियमों में अधिक स्पष्टता लाई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत ने सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई प्रावधानों को ढीला किया है। इससे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश किया। अर्थव्यवस्था से जुड़े 25 मानकों का विश्लेषण कर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। उस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।